हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे यूपीएससी सीसेट 2020 के एग्जाम के बारे में, जिसके अंदर आपके प्रॉपरली जितने रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनको हम यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। और मैं ट्राई करूंगा जो भी उसका बेसिक पार्ट होगा वो भी आपको बताऊंगा, और जो उसके अंदर लॉजिकल बात हम सोच सकते थे पेपर के अंदर वो भी आपको मैं वन बाय वन इस क्लास के अंदर आपको प्रोवाइड करवाने के लिए जरूर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का जरूर बताऊंगा। क्लियर? तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सब बच्चों को बता देता हूं, अगर किसी को नहीं पता तो सीसेट 2020 का जो मैथ का पार्ट था वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर उसका नहीं पता आपको लिंक के बारे में तो आप यहाँ पे आई बटन के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा, वहां पर जाके आप सीसेट 20 के मैथ के टोटल 40 क्वेश्चन आए थे उनका प्रॉपरली सोल्यूशन मैंने किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको जाके रिकॉर्डिंग सेशन में देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ पे इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को यहाँ पे ज्वाइन जरूर कर लेना है अपने बलविंदर लाइव, और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कर सकते हो, और लाइक एंड कमेंट भी आप जरूर कर सकते हो कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। क्लियर? इसके अलावा मैंने आपको सीएपीएफ की बात करें तो सीएपीएफ के 2011 से लेकर टोटल 2020 तक के जितने भी पेपर हुए हैं टोटल के टोटल सारे के सारे का मैंने मैथ प्लस रीजनिंग के आपको जो भी लेसन है वो ऑलरेडी प्रोवाइड इस चैनल के अंदर करवा दिए, उसको जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आईबी के लिए भी काफी अच्छे लेवल के जो 2013 का पेपर हुआ था उसके अलावा 14-15 का और 2017 का पेपर जो हुआ था मैथ रीजनिंग का प्रॉपरली मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जाकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है सी सेट वाली, तो यहाँ पर हम कंटिन्यूसली जितने भी इसके मुझे पेपर मिल पाएंगे इंटरनेट से या कोई भी मेरे पास पेपर अवेलेबल होगा मैं सबका यहाँ पे मैथ और रीजनिंग आपको एनालिसिस करके बताऊंगा प्रॉपरली कि क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आएगा तो उसको कैसा सोचा जा सकता है। और सारे बच्चे एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि काफी बच्चों को मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा उसके बाद ही आगे चलेंगे आज, ठीक है। क्योंकि काफी बच्चों को डाउट होता है सर स्टडी कहाँ से करें, चाहे आपका सी सेट का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, या फिर कोई स्टेट एग्जाम का पेपर हो, या फिर बैंक का या सीडीएस का कोई भी एग्जाम, ठीक है। जब आप उस पेपर के लिए तैयारी करते हैं चाहे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन कहीं से भी तैयारी करते हैं, सिर्फ एक बात का प्रॉपरली ध्यान रखना है, आपको अपना जो सिलेबस होता है वो तो कवर करना ही करना है, उसके साथ अपना पीवाईक्यू सेशन जरूर अटेंड करें। क्लियर? मान लो जैसे सीसेट है, अगर आप सीसेट की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस तो कवर करो ही करो और उसके साथ पीवाईक्यू भी करना जरूरी है। बट एक चीज ध्यान रखो, अगर आप में से कोई बच्चा एसएससी के लिए तैयारी कर रहा है या फिर आप में से कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि एफकैट की तैयारी कर रहा होगा, तो वो ऐसा बिल्कुल भी मत करे कि उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसके पीवाईक्यू भी हो चुके हैं काफी हद तक अच्छे लेवल से, उसके बाद वो फ्री बैठ के अपने सिलेबस को रिवाइज करता रहे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सिलेबस सिर्फ एक बार पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू सेशन से करें, प्लस या अगर आपके जैसे मैंने एग्जांपल दिया अगर आप एफकैट के लिए जा रहे हो, अगर आपका ये पार्ट हो गया तो कोई बुक में से उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अगर आपकी बुक नहीं आपको अच्छी लग रही है, कई बार आपको पता नहीं चलता कौन सी बुक करनी है, तो रेदर देन दैट आप यहाँ पे सी सेट वाले या एसएससी वाले पीवाईक्यू करने शुरू कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं बात करूं एफकैट, सीडीएस, आईबी, एसएससी, सी सेट, तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन लेवल की, क्वेश्चन लेवल लगभग आपके नए तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि किस तरीके तक किस लेवल तक कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है। जैसे सी सेट में नंबर सिस्टम काफी अच्छा आया हुआ था 2020 में और नए तरीके क्वेश्चन थे वो भी आपको सीखने को मिल गए, तो ऐसे आपका ना लेवल बढ़ता रहेगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन था, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे आपकी तैयारी चल रही है, जैसे भी कर रहे हो वैसे ही कंटिन्यूटी में रखो और पीवाईक्यू सेशन यहाँ पे जरूर अटेंड करो। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पर आज से फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? देखो ये हमारे पास एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाता है जब अगर आपको ये फर्स्ट टाइम पेपर में पूछा गया, मान लो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने इसका उत्तर करना है, ठीक है। तो हो सकता है आप में से काफी बच्चे इसको पहले अटेम्प्ट में यहाँ पे प्रॉपरली कर दें, या यहाँ पे ना एक 1 होगा, आर के साथ यहाँ पे 1 होगा। क्लियर? यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे सेकंड टाइप इसको सॉल्व कर दे, थर्ड टाइप कर दे, तो हो सकता है कि कोई बच्चे इसको कर ले। बट जब आपके पास क्वेश्चन है उसने देखो लास्ट में क्या पूछा है कि आर कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आर क्या 2 रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं इसके अंदर 2 फिल करूं, यहाँ पे जब मैं 2 फिल करूंगा ये 12 आएगा, यहाँ पे 2 फिल करोगे ये 52 आएगा, यहाँ पे 2 फिल करोगे तो कितना आएगा 22। मैंने बोला आर के साथ 1 होगा, ठीक है, क्वेश्चन में था, तो यहाँ पे 21 आएगा। यहाँ पर इसका सॉल्व करने के बाद 122 आना चाहिए क्योंकि मैंने आर को 2 पुट किया। जब आप इनको ऐड करोगे ये 122 नहीं बनेगा, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन विल नॉट विल बी द आंसर। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ट्राई करूंगा यहाँ पे,
तो सेकंड ऑप्शन को ट्राई करके देख लेते हैं। ये हमारे पास 3, ये कितना हो जाएगा 1 एंड 3, ये हो जाएगा हमारे पास 53, ये हमारे पास 33 एंड दैट इज 21। यहाँ पे 21 या नॉट 21, 31, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, आर की वैल्यू हमने 3 फुल किया तो 31। अगर यहाँ पे इनको ऐड करेंगे हमारे पास ये नंबर बनना चाहिए, ये नंबर मतलब 133, क्योंकि आर की वैल्यू 3 है। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखो, ऐड करके देखो, यहाँ पे ये आपस में ऐड करने के बाद 133 आएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन विल बी ट्रू। इससे और इससे किसी से उत्तर नहीं बनेगा, ठीक है। और इसके लिए बताओ, इसके लिए कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल भी नहीं। इसको पेपर के अंदर आपको ऐसे ही अप्लाई करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, हमारे पास सेकंड के ऊपर। ये एक सीरीज है मेरे पास यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक ऑपरेशन की। यहाँ पे लिखा हुआ है 14, 18, 20, 24, 30 एंड लास्ट में 32। क्लियर? ये हमारे पास सीरीज है एक लिखा हुआ, और उसने बोल दिया रिजल्ट जो है किसी सीक्वेंस के अंदर है जो कि प्राइम नंबर से इंटरलिंक करते हो। मुझे पता है यहाँ पे 14 है, 14 से अगर मैं एक नंबर कम कर दूं तो प्राइम नंबर आ जाएगा, या फिर 3 नंबर मैं बढ़ा भी सकता हूं। अगर 3 नंबर बढ़ाओगे 17 हो जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब 18 है, 18 में से एक नंबर कम करो 17, और 18 में अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो 21। ये तो प्राइम नंबर नहीं बन रहा, मतलब यहाँ पे तो गैप से तो प्राइम नंबर नहीं आया, बट एक बार माइनस करने पे तो आ रहा है। 20 से एक नंबर माइनस करो 19, 24 से एक नंबर माइनस करो यहाँ पे 23, 30 से एक नंबर माइनस करो 29, 32 से एक नंबर माइनस करोगे 31। तो ये हमारे एक प्राइम नंबर का सीक्वेंस बन चुका है। क्लियर होगी कहानी? अब इसके आगे वाला नंबर आपको पता है कि प्राइम नंबर ही होगा, तो 31 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 37। तो क्या आपका 37 ऑप्शन होगा? मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर ऑप्शन में 37 होता बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते, बट आपके पास 37 ऑप्शन भी नहीं था, और 37 आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर कम होने के बाद हमारे प्राइम नंबर आ रहे हैं, मतलब एक नंबर बढ़ाने के बाद यहाँ पे नंबर रहा होगा, एक नंबर बढ़ाने के बाद मतलब ये नंबर 38 रहा होगा। दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं हमारे पास। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्वेश्चन को देखकर ही आपने दिमाग में लगाना है कि ए को पहले फिल कर लो, फिर अब बी को फिल कर लो, फिर सी को फिल करो, और फिर डी को फिल करो। क्लियर? अब सीक्वेंस बना के देखो, जैसे ए बी, फिर आगे भी ए बी, ठीक है। यहां से सीक्वेंस चेक करो, डबल बी, सी बी, सी डी। यहां से कोई लॉजिक नहीं बन पाया, यहां से कोई लॉजिक नहीं बन पाया, यहां तक तो लॉजिक ठीक था, बट वही लॉजिक आगे भी कंटिन्यूअसली कोई ना कोई लॉजिक बनना चाहिए था, इसके लिए ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। क्लियर? सेकंड ऑप्शन फिल करके देख लो, ए बी, डी और ई। फिर से देखो ए बी फिर से बन गया, फिर आगे फिर से लॉजिक नहीं बन पाया, दैट्स व्हाई ये आपका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन को ट्राई करके देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे ए सी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे ई। अब देखो यहाँ पर ए बी, फिर आगे देखो यहाँ से सी बी, फिर आगे है सी डी और ई डी। मतलब ये कुछ ना कुछ सेंस तक तो लॉजिक बना रहा है आपके। जैसे ए बी हमारे पास 3 बार है, सी बी हमारे पास 2 बार है, फिर सी डी हमारे पास यहाँ पे 3 बार है, ई डी हमारे पास 2 बार है, तो सीक्वेंस बन गया, तो इसकी वजह से ये उत्तर है। लास्ट ऑप्शन से भी उत्तर आपका नहीं बन पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के ऊपर चलते हैं, हमारे पास एक और ये वाले फोर्थ नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फोर्थ नंबर के अंदर आपने ये बताना होता है, जैसे हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, तो कौन सी स्टेटमेंट से हम जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है कि S1 देयर आर नॉट मोर देन 2 फिगर और एनी पेज ऑफ इट 51 बुक। ओके। S2 का मतलब है देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज। ओके। और यहाँ पर उसने पूछा कि 100 फिगर हो जाएंगी किताब के अंदर, ये श्योर शॉट है या नहीं है। आपके पास किताब कितने की है? 51 पेज की। अगर मैं पहले वाले यहाँ पे स्टेप को लेता हूँ, ठीक है, तो पहले वाले 51 की है। मान लो कि हर एक पोजीशन, हर एक पेज के ऊपर 2-2 फिगर है, ठीक है, 1-2 1-2 1-2 ऐसे ऐसे करके 2-2 फिगर हैं, तो टोटल 51 पेज है। अगर 51 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर फिगर्स 102 हो जाएंगी। तो हमें कितनी चाहिए यहाँ पर? 100, पूरी की पूरी 100। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर पहले सेकंड कंडीशन को लगा दें, क्योंकि 2 से आगे तो बढ़ा नहीं सकते, लिखा हुआ है, बट 1 से कम नहीं रख सकते, तो या तो फिगर 1 होगी, या फिर 2 होगी, या फिर कहीं पर 1 कहीं पर 2। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कहीं पर 1 लिख लेते हैं, कहीं पर 2 लिख लेते हैं। तो जब ऐसा करोगे तो हो सकता है 101 से 102 से आपका स्कोर कम आए, क्या पता 91 आए, 92 आए, 94 आए, 96 आए, 85, 86, 80, कोई भी नंबर आ सकता है, बट कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर 100 ही आएगा। ये कंफर्म नहीं कर सकते, दोनों से नहीं कर सकते, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास यूजलेस हो जाएंगी, क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। सी ऑप्शन विल बी राइट बिकॉज नॉट सफिशिएंट फ्रॉम द बोथ ऑफ द इक्वेशन। दोनों को कंबाइन करके भी उत्तर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसकी वजह से थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हमारे पास एक फैमिली के बारे में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एक फैमिली के बारे में 2 जनरेशन है। देखो
ब्लड रिलेशन का पहले थोड़ा बहुत बेसिक समझ लो। जब भी मेरे पास एक ऐसे बॉक्स आएगा तो उसको मैं यहाँ पर मेल से डिनोट करूंगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। काफी स्टूडेंट यहाँ पर इसको लर्न करते हैं कि यहाँ पर जहाँ पे मेल होगा प्लस का आइकन यूज करेंगे, आप उसको भी नोट कर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फीमेल है तो फीमेल के लिए यहाँ पर मैं कर सकता हूँ यहाँ पे सर्कल के लिए यूज, क्लियर। और मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करूंगा यहाँ पे ऐसे ब्रदर सिस्टर के लिए, और डबल आइकन का मैं यहाँ पे ऐसे डबल आइकन ऐसे लिख लेते हैं। डबल आइकन का यूज कर लेंगे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। और एक मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन का लिख लेता हूँ जिसका मतलब हो जाएगा गैप जनरेशन। यहाँ पे हमारे पास गैप का जनरेशन बन जाए कि कोई ब्रदर का यहाँ पर कोई उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, किसी के डॉटर है, सन है, तो ऐसे वाली को हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। दिस आर द बेसिक फॉर्मेट, इसको सिर्फ आपने याद करना है। क्वेश्चन को जैसे जैसे बनाएंगे आप ट्राई करना समझने के लिए, ठीक है। पहली बार देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास ब्लड रिलेशन का, इसको अच्छे ढंग से हमें करना पड़ेगा तभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को पहली बार में गलत कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 2 जनरेशन हमारे पास है, यहाँ पर पी के आर एस हमारे पास 6% है, 3 हमारे पास मेल है, 3 हमारे पास फीमेल है, 2 उसमें से मैरिड कपल है, क्लियर। और हमारे पास लिखा हुआ है 2 हमारे पास यहाँ पे अनमैरिड स्लीपिंग्स है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक दो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जैसे U इज ए पी डॉटर, यहाँ पे हमारे पास U है जो P की डॉटर है, तो P की डॉटर होगी हमारे पास यहाँ पे U, क्लियर, सर्कल में लिखेंगे हम। और आगे लिखा है क्याउ इज आर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्याउ जो है हमारे पास आर मदर इन लॉ, क्लियर। क्याउ जो है हमारे पास यहाँ पे वो आर की मदर इन लॉ है, तो मैं यहाँ पे आर लिख लेता हूँ। और उसकी यहाँ पे एक हमारे पास जो भी इसका चाइल्ड होगा, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसकी शादी करवाएंगे यहाँ पे, नहीं यहाँ पे आर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे क्या यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इसी से शादी करवाएंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको अरेज करके दोबारा से, कोई इश्यू नहीं, आर नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्याउ इज आर मदर इन लॉ, तो आर की शादी जिससे होगी उसके यहाँ पे पेरेंट्स होंगे, और मदर इन लॉ है तो यहाँ पर हम इसको फीमेल बनाएंगे, क्लियर। टी इज अनमेरिड, एस इज ए मेल, ये लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो इतने से स्टेटमेंट से हमारा उत्तर नहीं आएगा, बट हमें ये ध्यान में रखना है, पहली बात तो 2 जनरेशन है, ऊपर से ये ध्यान रखना है 3 मेल और 3 फीमेल है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। 2 मैरिड भी होनी चाहिए, ये भी हमें पता है। तो एक मैरिड तो ये रहे, दूसरे मैरिड में इनको बना लेता हूँ, अगर ये क्या होगा तो ये अपने आप ही मेल हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि टी हमारे पास अनमैरिड है, टी यहाँ पे हम फिल नहीं कर सकते, तो टी को कहीं और ही फिल करेंगे हम, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से ध्यान रखना, टी हमारे पास यहाँ पे या तो आप इसका चाइल्ड बना लो, टी हो सकता है कि टी इसका चाइल्ड हो सकता है टी इसका चाइल्ड हो सकता है टी इसका, बट इसका नहीं बना सकते क्योंकि हमें 3 जनरेशन भी चाहिए ना यहाँ पे, तो इसका नहीं, यहाँ पे टी इसका चाइल्ड या इसका चाइल्ड कहीं भी बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट रिमेंबर दैट जो हमारे पास एस है उसको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि एस की शादी मुझे यहाँ पे करवानी पड़ेगी। अगर हमारे पास एस की शादी में इससे करवा दूंगा तो ये मेल होगा और ये फीमेल होगा। अब आप चेक भी कर लो, हमारे पास 3 मेल हो गए, क्या वो एस टी, और हमारे पास यहाँ पी एस टी, और 3 हमारे पास फीमेल होगी यू क्या आर, क्लियर। तो उसने क्या पूछा हुआ है, आर इज यू हस्बैंड, नो, आर इज ए नॉट यू हस्बैंड, टोटली रॉन्ग। आर इज एस वाइफ, एस की वाइफ आर है, बिल्कुल टोटली ट्रू, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्लियर है। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। टी के बारे में सर यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा उत्तर यहीं पे आ जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं, ये वाला। देखो ये क्वेश्चन की बात करें, इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक समझना पड़ेगा। अगर आपने कभी भी मेरे कैलेंडर की क्लास लगाई है प्रॉपरली 1 आवर की, मैंने हर बार आपको एक चीज पढ़ाई है, यार सिर्फ एक ही कोड याद कर लो। काफी बच्चे लीप ईयर के लिए अलग कोड याद करते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो गलत प्रोसेस है, वो सही प्रोसेस है। लीप ईयर वाले कोड से और जल्दी आंसर आएगा लीप ईयर वाले का, बट कुछ क्वेश्चन आपके सीधा नॉर्मल लीप ईयर से कर लिए जाते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था, जैसे आपके पास 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर आपके पास 6 का स्क्वायर, फिर आपके पास 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास टोटल 12 महीने होते हैं। 12 महीने का कोड आपको याद रखना पड़ेगा। पहला कोड है जनवरी का, पहला कोड है जनवरी का। और यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे बोला गया कि 12 जनवरी का हमारे पास संडे है, तो पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। आप सारे बच्चे ध्यान रखो सिर्फ एक चीज की, जुलाई से कंपेयर हुआ है, जुलाई इसमें से कहां पे आएगा 7 ये नंबर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करोगे तो जुलाई हमारा यहीं पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप खुद चेक करो, अगर मैं यहाँ पर 1 से 0 जा रहा हूं, 1 से 0 जाने का मतलब क्या होता है, -1 कर देना, -1 कर देना। और अगर मैं यहाँ पर खुद चेक करूं, ध्यान रखना 12 जनवरी था मेरे पास, इसको साइड में लिख लेते हैं, एक बार समझना, ठीक है। 12 जनवरी को अगर मेरे पास यहाँ पे संडे था, -1 कर दो
तो 12 जुलाई को मेरे पास संडे से एक दिन पीछे वाला हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ये कब होगा? जब मैं बात करूंगा यहाँ पे नॉन लीप ईयर की, इस बात को मैं बताना चाहता हूं, इसको रट लो। किसके लिए होगा? नॉन लीप ईयर, नॉट फॉर लीप ईयर, रिमेंबर दैट। यहाँ पे देखो उसने बोला हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे उसने बोला कि 12 जुलाई को संडे को, क्या लीप ईयर वाले ईयर के अंदर होगा? यार लीप ईयर के अंदर क्या होगा? लीप ईयर के अंदर सिर्फ एक 29 फेब आ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो भी हमारा पास यहाँ पर जो भी हमारा कोड का सिस्टम आता है ना, -1 ये वो चीज, अगर आप खुद देखो कि 12 जनवरी से 12 जुलाई तक जा रहा हूं तो बीच में 29 फेब आएगा, अगर आएगा तो वो एक नंबर आपको इसमें ऐड कर देना था, तो आपका उत्तर 12 जुलाई को हमारा संडे होगा। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है। अगर यहाँ पे नॉन लीप ईयर होता तो सैटरडे होता, अगर यहाँ पे लीप ईयर है तो ये संडे हो जाएगा, तो इसकी वजह से थर्ड ऑप्शन विल बी द टोटली ट्रू। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको प्लस पे पढ़ाता हूँ, वहां पे भी आप मेरे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मेरी कोई भी क्लास होती है वहां पे आके आप इसको देख सकते हैं, काफी चीजें मैंने डिटेल में कैलेंडर के बारे में बताई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको भी एक बार सारे बच्चे खुद ट्राई करके देखो, आपका जो उत्तर है वो किस तरीके से बन पाता है, वो आप यहाँ पे जरूर ट्राई करके एक बार देखो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इसको समझना पड़ेगा, दो स्टेटमेंट है, उसने पूछा वो अमंग ऑफ द फोर विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट। अब पहले देखो आर इज ग्रेटर देन पी, आर इज ग्रेटर देन पी एज वेल एज क्यू, क्यू से भी ग्रेटर है, नहीं यहाँ पे मैंने गलत लिखा, आर इज ग्रेटर देन पी से ग्रेटर है यहाँ पे आर, और क्यू से भी है, क्यू यहाँ पे इसके बराबर कहीं पे भी हो सकता है। एस इज नॉट द लार्जेस्ट वन, एस लार्जेस्ट नहीं है, एस इसके नीचे ही आएगा कहीं ना कहीं, एस कहीं पे भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आर सबसे टॉप के ऊपर आ गया। उसने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट आर, हमें इसको बनाने के लिए दोनों स्टेटमेंट का यूज लेना पड़ा, तो मतलब ये आपका सी ऑप्शन है वो टोटली ट्रू बन जाएगा, सी ऑप्शन विल बी राइट, क्योंकि हमें दोनों के दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए आंसर करने के लिए, अकेली स्टेटमेंट से उत्तर नहीं किया जा सकता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के ऊपर चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक और, यहाँ पर ये हमारे पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके डायरेक्शन टॉपिक से पूछा गया है। डायरेक्शन टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डाटा पढ़ना पड़ेगा, जैसे नॉर्थ होता है हमारे पास, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये हमारे पास यहाँ पे ईस्ट होता है। वेस्ट और ईस्ट को समझने के लिए आपने याद रखना है वी से पता चलेगा, डब्ल्यू हमेशा लेफ्ट में रहता है, ईस्ट हमेशा राइट में रहता है, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, ठीक है। और ये वाली डायरेक्शन को हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ये वाली डायरेक्शन को हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, ये वाली डायरेक्शन को हम यहाँ पे साउथ वेस्ट बोलते हैं, और ये वाली डायरेक्शन को हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। हमारे पास 8 डायरेक्शन होती है टोटल, इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्लियर। अब सारे बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पर एक मैन है, उसने वॉक किया डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, मान लो उसका हाउस यहाँ पे नीचे को है, उस साउथ और है, वो पीछे से ऊपर को नॉर्थ की ओर निकल गया, उसके बैक साइड से निकल गया, ठीक है। काफी बच्चे इसको गड़बड़ में लेते हैं, मतलब पढ़ नहीं पाते, गड़बड़ कर देते हैं इस क्वेश्चन को, वो सीधा उत्तर स्टार्ट कर देते हैं 25 मीटर से, ऐसा मत करना, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि उसका यहाँ पे हाउस है वो है किधर, वी डोंट नो, तो आगे थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं हम यहाँ पे, इफ हिज हाउस फेस द ईस्ट, अगर उसका हाउस जो है, जो उसका यहाँ पे हाउस है वो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन को देख रहा है, तो उसका बैक साइड इधर होगा, तो मतलब वो हाउस से पीछे की ओर से निकल पड़ा, 25 मीटर जाने के बाद यहाँ पे रुक गया, और उसके बाद उसने यहाँ पे राइट टर्न लिया, राइट ऊपर को होगा, और उसने फिर 50 मीटर गया, 50 मीटर के जाने के बाद फिर से रुका, फिर उसने चेक किया कि लेफ्ट टर्न चले जाता हूँ, लेफ्ट टर्न इसका इधर को आएगा, 25 मीटर फिर से चला गया, यहाँ पे आके रुक चुका है, और उसने ये पूछा है इफ हिज हाउस फेस द ईस्ट, वो तो मैंने पहले बना लिया कि ईस्ट की ओर होगा, तो उसके बैकवर्ड इधर ही आएगा। तो उसने पूछा व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ये था, और इस डायरेक्शन से अगर वो अपनी ये वाली डायरेक्शन फॉलो करना चाहेगा, कौन सी डायरेक्शन फॉलो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ये वाली डायरेक्शन, अभी मैंने बताया था ये नॉर्थ होगा और ये हमारे पास वेस्ट होगा, तो नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन फॉलो करेगा, मतलब डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं, हमारे पास ये हमारे पास एक सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार सिलोगिज्म आपको पढ़ाया होगा, अगर आपने कभी भी पढ़ा है क्लास के अंदर, तो ये आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल कैट आर डॉग, सारे के सारे जितने कैट हैं वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे डॉग है, ठीक है। ऑल कैट आर ब्लैक, सारे के सारे जितने कैट हैं वो सारे के सारे ब्लैक है। कुछ बच्चों को लगता है सर ब्लैक बाहर क्यों आ गया, वी डोंट नो, बाहर आएगा सर्कल या अंदर आएगा हमें नहीं पता, इसकी डायग्राम ये भी ठीक है, ऑल कैट आर यहाँ पे डॉग, क्लियर, एंड ऑल कैट आर ब्लैक, ब्लैक सारा का सारा डॉग के अंदर ले सकते हैं, हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से, तो ये भी हो सकता है पॉसिबल, ये भी हो सकता है, ठीक है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी केस। क्लियर। पहला देखो ऑल डॉग आर ब्लैक, हाउ वी कैन से ऑल डॉग आर ब्लैक, यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा, यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा, तो दिस इज अ स्किप पार्ट, वी कैन नॉट डिसाइड दिस इज अ फॉलो और नॉट। क्लियर। सेकंड, सम डॉग आर नॉट ब्लैक,
यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि सम डॉग आर नॉट ब्लैक। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि सर ये भी है, ये भी है। हम पे पता ही नहीं कि ये वाला डॉग का पार्ट कहाँ पे होगा, जिसके बारे में नहीं पता होता, वी कैन नॉट डिसाइड दैट, दैट्स वाई ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को ईदर और वाला ऑप्शन आता होगा, जो बच्चे अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, तो वो इसको ऑप्शन के अंदर ईदर और ढूंढ रहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है ईदर और का, तो टोटली क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, नीदर नॉर। यहाँ पे ईदर और के अंदर कंफ्यूजन लेकर ही नहीं, यानी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ऑल और नो में लगेगा इधर, और ऑल और सम में लगेगा, नहीं लगेगा, कंफ्यूजन बहुत होती है। ऑप्शन ही नहीं है तो कंफ्यूजन तो आपकी होनी ही नहीं चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग। तो आप सीधा देखकर भी इस क्वेश्चन का उत्तर जो है सही ढंग से कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। प्री नंबर का क्वेश्चन है, बट इनमें भी मैंने देखा काफी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ऑड नंबर आर फॉलोड बाय ऑड नंबर्स, मतलब ऑड के आगे ऑड होना चाहिए, जैसे कि पहला ये रहा। दूसरा हमारे पास देखो 7 के आगे 3 है, दूसरा ये रहा। फिर तीसरा 3 के आगे 9 है, ये भी तो ऑड ही है, 3 हो गए हमारे पास। फिर 5 के आगे 7 रहा, ये भी ऑड आ गया। फिर आगे हमारे पास 3 के आगे 1 है, ये भी ऑड आ चुका है। आगे देख लो 3 के आगे 8 नहीं आ रहा, ठीक है, 5 के आगे 8 नहीं आ रहा, तो आगे कोई ऑड बन ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे भी नहीं बन पा रहा। यहाँ पे 4 से आगे 3 आ गया, ये तो हमारे पास होएगा नहीं। 3 से आगे 4 है, ये भी नहीं। 4 9, ये तो हमारे पास कोई बन ही नहीं पाया। बट यहाँ पे कई बार हम गड़बड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा से अच्छे ढंग से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। मे बी इसका उत्तर 5 हो जाए, बट फिर भी मैं आगे एक बार चेक कर लेता हूं अपनी यहाँ पे तसल्ली के लिए कि हमने इसका उत्तर जो है वो सही मार दिया। ओके, एक हमारा ये रह गया था, एक के आगे 5, तो एक के आगे 5 हमारा ये रहा, एक के आगे 5 ये भी तो रहा। टोटल कितने हो गए थे, 5 और 1 6, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 6। दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 11 के ऊपर चलते हैं। ए 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब जो ए है हमारे पास लेफ्ट हैंड से हमारे पास 16 के ऊपर बैठा हुआ है, और यहाँ पे जो V है वो हमारे पास 18 फ्रॉम द राइट हैंड, वो हमारे पास यहाँ से 18 बैठा हुआ है, यहाँ पर कहाँ से, राइट हैंड से। और जो Q है इज 11 फ्रॉम द A टूवर्ड हिज राइट, इसके यहाँ पे 11 नंबर आगे बैठा हुआ है, कौन, Q बैठा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं Q को बिठा दूं कि Q तुम यहाँ पे बैठो, और मैं इसको बोल दूं कि चलो यहाँ पे Q बैठ गया, और ये 11 प्लेस है, तो इनके पीछे 10 बंदे बैठे होंगे, ठीक है। और आगे एक स्टेटमेंट है, थर्ड फ्रॉम दी वी राइट, वी हमारे पास ये रहा। अगर मैं वी की बात करूं तो जो हमारे पास यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा, थर्ड फ्रॉम दी राइट। ओके, वी जो है वी के यहाँ पे थर्ड राइट में है, तो वी ये रहा। अगर ये यहाँ पे होगा तो वी के थर्ड राइट 1 2, ठीक है, यहाँ पर 1 2, थर्ड नंबर के ऊपर क्या बैठा हुआ। क्लियर। इसका मतलब हमारे पास क्या यहाँ पे नहीं बैठा, क्या हमारे पास यहाँ पे बैठा हुआ। बात समझ आ रही है। अगर क्या हमारे पास यहाँ पे बैठा होगा, और ये हमारे पास इसके बीच में कितने बंदे लेकर आ रहा था, 10 बंदे लेकर आ रहा था, क्योंकि 11th पे खुद बैठा हुआ है, तो 1 2 3 बंदे तो ये हो गए। तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन के अंदर जो कि वी है, इसके अंदर 7 बंदे बिठाने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 16 और 18 34, 34 एंड 7 41, दैट विल बी द राइट ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आई होप समझ आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट हो जाएगा। क्लियर, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपने जल्दबाजी में सोचा तो शायद पेपर में आपका ये क्वेश्चन गड़बड़ कर दे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे सी हमारे पास यंगर है डी से, ठीक है, सी हमारे पास यहाँ पे डी से यंगर है, बट ओल्डर है ए बी से। ए और बी से ओल्डर है, क्या पता बी ओल्डर हो यहाँ पे, इसे हमें नहीं पता। डी इज द ओल्डेस्ट, डी सबसे ओल्डेस्ट है, चलो इसको साइड में लिख लेते हैं अभी, ठीक है। ए इज ओल्डर देन बी, जो ए है वो ओल्डर है बी से। यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, ए जो है ओल्डर है बी से, तो बी सबसे छोटा हो गया, छोटू राम हो गया बी। उसने पूछा हु इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट बी आ जाएगा। बट आप बताओ अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट को इग्नोर ही कर दूं, तो क्या ये उत्तर हमारा फिर भी आ जाएगा पहली और तीसरी से। तो यही इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारे पास डी ऑप्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे यंगेस्ट बताना था, तो फर्स्ट एंड थर्ड से उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर ये रहा 13। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, A to Z 26 तक हमारे पास यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है। वैसे तो देखो सिंपल सी बात, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, बहुत कम बार होता है कि ऐसे कुछ आपको लिखा मिले। अगर ये ना भी लिखा हुआ मिला, सपोज दिस इज नॉट गिवन, तो लॉजिक इसके सोचने पड़ते हैं, रट लो। रटना ही पड़ेगा कि एबीसी हमारे पास गिवन होगा तभी नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे, और कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ इतना देखना पड़ेगा यार, जी हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर होता है, G7 ग्रुप आपने सुना हुआ है, ठीक है। 8 हमारे पास यहाँ पे 8 नंबर होता है, आई हमारे पास 9 होता है, और ये मुझे 8 दिख रहा है, 9 का डबल, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप तो देखोगे यहाँ पे 1578 ही आ पाएगा, ठीक है। जैसे डी हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर होता है, ई हमारे पास 5 होता है, हमारे पास एफ जो होता है 6 होता है, इसको भी डबल करोगे 912 बन जाएगा। ऐसी एबीसी चेक करो, ए हमारे पास 1 होता है, बी 2 होता है, सी हमारे पास 3 होता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2,
और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 6। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये आपको तो पेपर में गिवन है, पेपर में अगर ना भी गिवन होगा तो ये चीजें आप सोच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ये भी एक फ्री नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने इसकी वैल्यू पूछी हुई है कि ये वैल्यू क्या रहेगी। देखो जब आपके पास ये यहाँ पर ये वाला आइकन आए ना, इसका मतलब होता है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है कि जो ए का रिलेशन बी के साथ बना, जो रिलेशन ए का बी के साथ बना, वो रिलेशन आपका सी का डी के साथ बनाना है आपने। जो रिलेशन यहाँ पे बना वो इससे बनाना है, इस लाइन इस आइकन का ये मतलब होता है। काफी बच्चे सीरीज बना लेते हैं, वो नहीं, आपको सोचना समझना पड़ेगा। जैसे ए से बी चला गया, एक नंबर बढ़ गया, तो एम से एक नंबर बढ़ा लो, एम से एक नंबर बढ़ाओगे एन, सी से हमारे पास ई चला गया, 2 नंबर बढ़ गए, एन से 2 नंबर बढ़ा लो पी, यहाँ पे पी से हमारे पास एस चला गया, 3 नंबर बढ़ गए, जी से 3 नंबर बढ़ा लोगे जे, ऐसे ही हमारे पास क्यू से हमारे पास यहाँ पे यू चला गया, 3 नंबर बढ़ गए, तो आई से भी हम यहाँ पे 3 नंबर बढ़ा लेंगे, तो आई से हम यहाँ पे पी से क्यू से यू चला गया, 4 नंबर बढ़ गए, 4 नंबर बढ़ गए, तो आई से जब मैं 4 नंबर बढ़ाऊंगा यहाँ पे एम आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका दूसरी। ठीक है, फ्री नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको थोड़ा बहुत, अगर आपने कभी भी ये पढ़ा हो। ठीक है, ये एक टोटली फ्री नंबर का क्वेश्चन था, बट ये आपका मैथ का क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे कर रहे हैं, आपको समझना है। यहाँ पे बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हैं। एक क्लास है, उसके अंदर ग्रुप है अलग अलग ए बी सी, और इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ए एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, मतलब यहाँ से एक चला गया इधर, यहाँ से 2 चले गए। ठीक है, 2 चले गए, तो क्लास की जो एवरेज है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यार ये क्लास में बैठे हैं, क्लास से बाहर थोड़ा जा रहे हैं। जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि यार एवरेज क्या होती है, हमारे पास सम डिवाइड बाय नंबर होती है। तो ये कोई भी क्लास मान लेते हैं, ये 10th क्लास है, ये 10th क्लास में जो भी इनके अंदर जो स्टूडेंट बैठे हैं, उनका जो भी वेट का सम होगा वो बाहर थोड़ा हो रहा है, सम तो टोटली उतना ही है। ये है कि ग्रुप चेंज हो गए, ग्रुप के बारे में पूछा होता तो कुछ ना कुछ हम इसका सोचते भी, बट यहाँ पे क्लास के बारे में पूछ रहे हैं, क्लास का सम सेम रहेगा, नंबर सेम रहेंगे, बंदे आगे पीछे बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसकी एवरेज क्या होगी, जितनी पहले थी उतनी होगी या नहीं, बताओ, कोई चेंज ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर, आई होप आपको आज का सेशन समझ आ चुका होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज्वाइन करें। क्लियर, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।